Audio Jungle. नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एमएसएन फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्लैडर फिस्टुला के बारे में, जिसके अंदर क्या होता है, जो ब्लैडर होता है, जो हमारा यूरिनरी ऑर्गन होता है, ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में एबनॉर्मल तरीके से जुड़ जाता है, या उसको हम बोल सकते हैं एबनॉर्मल। इसका जो कनेक्शन होता है वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से जुड़ जाता है, या इसको हम दूसरे शब्दों में बोलें या दूसरे वर्ड्स में इसको हम बोलें तो बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, या हम बोल सकते हैं स्किन के साथ ये जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन का फ्लो है वो डिफरेंट ऑर्गन से निकलना स्टार्ट रहता है, या उसको हम बोल सकते हैं वो डिफरेंट जगह से लीकेज होना स्टार्ट रहता है। तो दोस्तों, हम देरी ना करते हुए आइए तो स्टार्ट करते हैं ब्लैडर फिस्टुला के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लैडर और फिस्टुला का मतलब क्या है। जो ब्लैडर होता है ये हमारा क्या है, ये यूरिनरी सिस्टम का क्या एक हमारा ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैडर। और फिस्टुला जो होता है इसको बोलते हैं हम एबनॉर्मल कनेक्शन। ठीक है साथियों, एबनॉर्मल कनेक्शन मतलब जो हमारा ब्लैडर है वो अपनी जगह फिक्स है, पर किसी कंडीशन की वजह से या किसी सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से या किसी इंजरी की वजह से इसका जो कनेक्शन है वो बॉडी के दूसरे ऑर्गन के साथ मिल जाता है या जुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन होता है उसका जो फ्लो होता है वो कहीं और से निकलना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर ब्लैडर का कनेक्शन, एबनॉर्मल कनेक्शन वेजाइनल से जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। तो इसका जो सबसे पहले टाइप्स होने वाला है वो है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। तो दोस्तों, एक टाइप ये हो गया इसका। मींस क्या हो रहा है कि जब ब्लैडर, जो ब्लैडर है वो वेजाइना के साथ जुड़ जाता है, उसमें कोई स्मॉल ओपनिंग हो जाती है, जिसके साथ क्या होता है कि वह वो वेजाइना के साथ कनेक्ट हो जाता है। और जो यूरिन का पास होना, जो पासेज है, वो जो जहां से यूरिन पास होना है वो वहां से पास ना होकर के वजाइना के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस पेशेंट में बढ़ जाते हैं। तो दूसरा जो इसका आने वाला है टाइप, वो होता है वेसिको क्यूटेनियस। वेसिको क्यूटेनियस फिस्टुला। अब इसमें क्यूटेनियस कहां से है, मींस जो ब्लैडर का एबनॉर्मल कनेक्शन है वो किसके साथ हो रहा है, एब्डोमिनल के साथ। ठीक है साथियों, एब्डोमिनल मतलब एब्डोमिन की कोई लेयर इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, या हम बोल सकते हैं एब्डोमिनल का जो हमारा जो जीआई सिस्टम होता है या जीआई ट्रैक्ट होता है, उसका कोई भी पार्ट ब्लैडर के साथ एबनॉर्मल तरीके से कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं वेसिकोक्यूटेनियस। अगर हम इसके तीसरे पार्ट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं रेक्टोवेसिकल फिस्टुला। जो रेक्टोवेसिकल है, इसके अंदर अब आपने दो कंडीशन समझ ली तो इसको समझना आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि क्या हो रहा है, ये रेक्टो है जो ये रिलेट करता है रेक्टम से। ठीक है साथियों, तो रेक्टम का जो इन्वॉल्वमेंट है, जो एबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है, जो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, वो किसके साथ हो रहा है, ब्लैडर के साथ। तो इसके अंदर क्या होगा, तो रेक्टम के साथ क्या हो जाएगा, ब्लैडर का कनेक्शन हो जाएगा, जिसके अंदर क्या होगा, जो यूरिन हमारा यूरेथ्रा के साथ पास होने वाला था वो कहां से निकलेगा, रेक्टम एरिया से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके साथ क्या होगा, इसके अंदर हमें किस कैसी स्मेल देखने को मिलेगी, हमें स्टूल स्मेल हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इसका जो फोर्थ नंबर का टाइप होने वाला है वो है वेसिको एंट्रिक।
वेसिको एंट्रिक। अब यहां पर एक वर्ड आपके सामने आ रहा है एंट्रिक। ठीक है साथियों, एंट्रिक का मतलब होता है एंट्रम। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो रहा है, वेसिको एंट्रिक फिस्टुला। अब जो इसका एबनॉर्मल कनेक्शन है, जो इसका एबनॉर्मल कम्युनिकेशन किसके साथ हो रहा है ब्लैडर का, एंट्रम हमारा किसका पार्ट है, हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है, अब इसका जो कनेक्शन है वो किसके साथ हो रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। तो इस वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेसिको एंट्रिक फिस्टुला। अब इसके अंदर क्या होगा, कुछ अमाउंट क्या होता है, जो हमारा हम फूड लेते हैं, जो वो फूड का कुछ अमाउंट हमारा किसके अंदर जाएगा, ब्लैडर के अंदर जाएगा, और ब्लैडर का कुछ अमाउंट हमारा कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस तरीके से क्या होगा, जो प्रोडक्ट जहां पर जाना चाहिए वो वहां पर न जाकर के क्या होगा, अपनी अपनी जगह बदल देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन जैसी शिकायत रह सकती है, सीवियर यूटीआई की प्रॉब्लम रह सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैडर के अंदर जो उसकी लेयर होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जब यूरिन पास करता है तो उस जो जहां से यूरिन पास करता है यूरेथ्रा के थ्रू, वहां से स्टूल पास होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि उसके जो सिम्टम्स हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। नंबर 5 पे आने वाला है इलियोवेसिकल फिस्टुला। तो इसका ये 5 नंबर का है। मैं सारे ये 5 जितने भी हमारे इसके टाइप्स हैं सामने स्क्रीन पे एनलिस्ट कर दूंगा, और उसके बारे में एक एक करके आप लोगों को मैं बता दूंगा किस तरीके से किसका कनेक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या है, इलियोवेसिकल्स। इलियो का मतलब होता है इलियम, ठीक है जी। अब इलियम जो पार्ट है ये कनेक्ट हो रहा है हमारा किससे, ब्लैडर से। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन इलियम और ब्लैडर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इलियोवेसिकल फिस्टुला। अब इसमें जो हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इलियम, वो कनेक्ट किससे हो रहा है, हमारे ब्लैडर के साथ। ये कंडीशन हमारी चलती जाती है, जब क्या है कि जब कोई पेशेंट अपनी कुछ उसको कोई कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या कोई उसकी प्रीवियस सर्जरी हुई हो, या कोई रेडिएशन से रिलेटेड उसने कोई ट्रीटमेंट लिया हो, तब क्या होता है कि जो हमारी हेल्थ सेल्स होती है वो डैमेज होती है, और उसका जो कनेक्शन होता है वो हमारी दूसरी हेल्दी साथ के साथ जुड़ने लगता है, जिसको हम बोल रहे हैं इलियोवेसिकल्स। नंबर 6 पे आता है कोलोवेसिकल्स। कोलोवेसिकल्स, अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कोलोवेसिकल्स हम किसको बोल रहे हैं, कोलोन से रिलेटेड। अब एबनॉर्मल जो कनेक्शन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, कोलोन के साथ, कोलोन प्लस ब्लैडर। ठीक है, अब कोलोन का और ब्लैडर का जब कनेक्शन हो जाएगा, वहां पर जो फिस्टुला बनेगा, एबनॉर्मल जो कनेक्शन हो जाएगा, उसको हम बोल रहे हैं कोलोवेसिकल्स फिस्टुला। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके टाइप की, जो हमारा इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है अपेंडिक्स। अगर ब्लैडर उसके साथ कनेक्ट हो जाए तो कौन सी कंडीशन बनेगी, अपेंडिकुलो वेसिकल्स। ठीक है साथियों, अपेंडिकुलो का मतलब अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स क्या है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिज ऑर्गन भी बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब इसका कनेक्शन किससे हो रहा है, हमारा ब्लैडर से। सोचो अगर हमारा ब्लैडर दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट हो जाता है तो यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा होगा, कुछ कुछ यूरिन जाएगा जिसके साथ वो कनेक्ट हो रहा है। जैसे अगर इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो रहा है तो इंटेस्टाइन में कुछ यूरिन का पार्ट जाएगा, अगर हमारा अपेंडिक्स के साथ हो रहा है तो अपेंडिक्स का कुछ मटेरियल जो हमारा कहाँ जाएगा, ब्लैडर के अंदर जाएगा, कुछ यूरिन हमारा कहाँ में जाएगा, अपेंडिक्स के अंदर। और कुछ अगर हमारा कोलोन से हो रहा है तो कोलोन में कुछ जाएगा, और कुछ पार्ट जो हमारा कोलोन का जो फिकल मटेरियल होता है वो कहाँ पर आएगा, हमारे ब्लैडर के अंदर। उस ब्लैडर के थ्रू हमारा क्या करेगा, वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकला, जिसको हम बोलते हैं स्टूल लाइक यूरिन। ठीक है साथियों, तो इसके कुछ ये टाइप्स थे जिसको हमने पढ़ा है अच्छे से। क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ब्लैडर फिस्टुला। ब्लैडर फिस्टुला क्या होता है कि एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन फिस्टुला
एंड अदर ऑर्गन सॉरी ब्लैडर एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, या इसको हम बोलते हैं कोई स्किन का पार्ट हमारा क्या है कि ब्लैडर के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्लैडर फिस्टुला। इसके हमने वेरियस टाइप पढ़े हैं जिसको मैंने अभी बता दिया आप लोगों को। बाकी हम सामने कहाँ करने वाले हैं, स्क्रीन पे मैं आप लोगों के सामने चलाने वाला हूँ, जिसको आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपने लिए नोट्स बना सकते हैं। तो इसके बाद करते हैं अब हम इटियोलॉजिकल फैक्टर की। जो इटियोलॉजिकल फैक्टर इसके होने वाले हैं, सबसे पहले जो इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर होने वाला है साथी, वो होता है कंजेनिटल डिफेक्ट। ठीक है साथियों, तो हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहले कारण क्या है, कंजेनिटल डिफेक्ट। अगर बर्थ के समय में क्या हुआ है, बच्चे की मेच्योरिटी पूरी तरीके से नहीं हुई, भाई बच्चे का जो ग्रोथ जो हुई है वो पूरी तरीके से नहीं हुई है, सही तरीके से नहीं है, तो उस कंडीशन में ये चीज हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। दूसरा इसमें बात करते हैं ब्लैडर कैंसर। ठीक है साथियों, एक कंडीशन होती है ब्लैडर कैंसर जिसके अंदर क्या होता है, जो मेटास्टैटिक की वजह से अदर ऑर्गन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लैडर की लाइनिंग होती है, जो उसकी लेयर्स होती है, वो डैमेज हो जाती है और धीरे धीरे क्या करके वो स्प्रेड होके और मेटास्टैटिक की वजह से वो दूसरे ऑर्गन के साथ जुड़ जाती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लैडर कैंसर। तीसरा इसमें जो कारण होने वाला है वो होती है यूरोलॉजिकल सर्जरी। यूरोलॉजिकल और गायनोलॉजिकल। सर्जरी, अगर पेशेंट की कोई यूरो से रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड या गायनी से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है और डॉक्टर की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से जब वो क्या कर रहे हैं कि सर्जरी करने के बाद जब वहां पे स्टिचेस लगाए थे, इन्हें स्टिचेस लगाए थे, दूसरी लेयर को जोड़ते हैं, दूसरे ऑर्गन की लेयर एक्सीडेंटली वहां पर कनेक्ट हो जाए या जुड़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये ब्लैडर फिस्टुला प्रॉब्लम होने वाली है। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट कारण की, तो नेक्स्ट कारण होने वाला है इसका इट्रोजेनिक इंजरी। इट्रोजेनिक इंजरी का मतलब होता है, मान लो कि पेशेंट को सर्जरी किसकी करानी है, अपने फीमेल पेशेंट को किसकी करानी है, यूट्रस की कोई सर्जरी करानी है, कोई फिब्रोइड्स वहां पे हो रखा है या कोई सिस्ट वहां पे फॉर्मेशन हो गई जिसको रिमूव करना था, और डॉक्टर क्या है कि या किसी की नर्सिंग स्टाफ या किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से डॉक्टर ने सर्जरी किसी और चीज की कर दी, मान लो कि क्या है ब्लैडर की कोई सर्जरी कर दी, और उसने क्या किया वहां पर उसका कनेक्शन कर दिया, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं इसको इट्रोजेनिक। मतलब क्या है कि रॉन्ग रिमूवल ऑफ ऑर्गन। ठीक है, समझे, रॉन्ग रिमूवल ऑफ ऑर्गन, तो इसको हम बोलते हैं इट्रोजेनिक इंजरी। मान लो कि आपको क्या है कि मैं एग्जांपल दूं, अगर मान लो कि आपने किसी अपने लेफ्ट नी की रिप्लेसमेंट कराना है, ठीक है दोस्तों, लेफ्ट नी की सर्जरी करवानी है और डॉक्टर ने एक्सीडेंटली आपके राइट नी की कोई सर्जरी कर दी या नी रिप्लेसमेंट कर दिया, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इट्रोजेनिक इंजरी। करनी थी लेफ्ट की और कर दी राइट की, तो इसी कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि पेशेंट की करनी थी सर्जरी ब्लैडर की और सर्जरी कर दी यूट्रस की, या अगर कोई दूसरा मेल पेशेंट ले लें, करनी थी प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी और पेशेंट की कर दी ब्लैडर की सर्जरी, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं उसको इट्रोजेनिक इंजरी। समझ आया साथियों? अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट कॉजेस की, नंबर 5 की। तो इसका नंबर 5 होने वाला है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी, तो इसके कुछ 5 कारण हो गए, आगे हम पढ़ते हैं इसके 6 कारण की, जो 6 इटियोलॉजिकल फैक्टर है। तो 6 नंबर का जो कारण होने वाला है वो है IBD, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज।
जिसका वन ऑफ मोस्ट कारण है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। ठीक है साथियों, नंबर 7 पे आता है क्रोहन डिजीज। अब ये क्रोहन डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, जब पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रांसमुरल इन्फ्लामेशन रहे, इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम रहे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये हमारे प्रेशर डालती है किसके ऊपर, ब्लैडर के ऊपर। और ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी लेयर होती है आपस में कनेक्ट हो जाती है, और कनेक्शन में जब प्रॉपर उनका फ्रिक्शन सही से नहीं होगा तो क्या होगा, आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू ब्लैडर के ऊपर प्रेशर पड़ता जाता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कारण की, जिसमें होने वाला है डायवर्टिकुलाइटिस। डायवर्टिस डायवर्टिकुलाइटिस डायवर्टिकुलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ डायवर्टिकुलम शैक। अब ये क्या होता है डायवर्टिकुलम शैक, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब क्या कि हमारे जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारा स्टार्ट होता है, और जो हमारी जहाँ से इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उनके अंदर क्या होता है कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। समझ आया साथियों, क्या होता है उनके अंदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, इन्फ्लामेशन होती है किसी बैक्टीरियल कॉज की वजह से या किसी वायरल कॉज की वजह से। तो ये क्या करते हैं, ये इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और इंटेस्टाइन पर प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है, इंटेस्टाइन अपनी जगह से एक जगह से फूल जाती है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे पाउच बन जाता है। और जिस जगह ये पाउच बनेगा वहाँ पे हो सकता है कि जो एंड पार्ट हो इंटेस्टाइन का, जहाँ पर हमारा ब्लेडर रहता है, ब्लेडर लोकेट रहता है, तो वहाँ पर क्या करता है, ये उसके साथ कनेक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू आपस में अटैचमेंट होने की वजह से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन की वजह से लेयर डैमेज हो सकती है, जो उसकी लेयर है वो डैमेज हो सकती है, और डैमेज होने की वजह से वहां पर क्या हो सकता है, होल हो सकता है, और वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है साहब, तो एक कारण हो गया इसका डायवर्टिकुलाइटिस। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो हमने अभी तक ये कारण पढ़े हैं, सिम्टम्स आप बताइए अब क्या होगा अगर ब्लैडर, जो हमारी पेशाब की थैली होती है, अगर वो किसी ऑर्गन से जुड़ जाए तो क्या होगा। क्योंकि ब्लैडर के अंदर, हमारी पेशाब की थैली के अंदर क्या कलेक्ट रहता है, 300 से 600 ml यूरिन कलेक्ट रहता है। ये आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा बुक में कि हमारा क्या है कि 300 से 600 ml हमारा जो यूरिन होता है वो कलेक्ट रहता है, एक्यूमुलेटर जो कलेक्शन रहता है यूरिन का वो कितना रहता है, 300 से 600 ml। अगर वही ब्लैडर हमारा दूसरे ऑर्गन के साथ जुड़ जाए, मान लो कि वेजाइना के साथ, अगर फीमेल पेशेंट की वेजाइना के साथ जुड़ जाए तो क्या होगा, क्योंकि क्या होगा, जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, जो यूरिन है वो किसके थ्रू आने वाला है, वेजाइना के थ्रू। समझ आ रहा है, अगर कनेक्ट हो जाए किसके साथ, वेजाइना के साथ, तो यूरिन किसके थ्रू आएगा, वेजाइना के थ्रू। ठीक है साथियों, अगर मैं वही बात करूं कि ब्लड अगर रेक्टम के साथ जुड़ जाए, जो रेक्टम एरिया होता है सभी के पास होता है रेक्टम एरिया, तो क्या होगा, जो यूरिन पास होने वाला है वो कहां से होगा, वो पास होगा रेक्टम से, धीरे धीरे क्या होगा, ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास होगा। दूसरी अगर हम बात करें कि पेशेंट को गैस पास करनी है, अगर पेशेंट को गैस पास होगी तो वो कहाँ से होगी, वो यूरेथ्रा के थ्रू। समझ आया साथियों, जो गैस पास करेगा पेशेंट वो किसके थ्रू करेगा, यूरेथ्रा के थ्रू। जब पेशेंट क्या करेगा, यूरिनेट करेगा, पेशाब करेगा, तो उस टाइम क्या होगा, पेशेंट को फील होगा कि गैस कहाँ से पास हो रही है, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है साथियों, तो इसके जो सिम्टम्स होने वाले आइए देखते हैं।
तो उसका सबसे पहले जो सिम्टम्स है साथियों होने वाला है सबसे पहले तो पेशेंट को होगा फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, पेशेंट को क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूटीआई इन्फेक्शन होगा। पेशेंट ने आज ट्रीटमेंट लिया तो आज यूटीआई इन्फेक्शन ठीक हुआ, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर से दोबारा क्या हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो पेशेंट का एबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है जिस ऑर्गन के साथ हो रहा है, अब वहां का मटेरियल भी कहाँ पे आने वाला है, ब्लैडर के अंदर आएगा। क्योंकि कनेक्शन हो रहा है, अगर पेशेंट के ब्लैडर का कनेक्शन इंटेस्टाइन के साथ हो रहा है तो वहां पे क्या होने वाला है, फूड भी आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। अगर कनेक्शन हुआ है इलियम के साथ हुआ है या इंटरम के साथ हुआ है तो वहां से फूड भी क्या होगा, ब्लैडर के अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या होगा, कंटिन्यू सॉलिड पार्टिकल्स है तो वहां पर जमा होता रहेगा, और जमा होने की वजह से क्या होगा, वहां पर इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा, वहां पर धीरे धीरे ब्लैडर डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें कि पेशेंट का अगर जो ब्लैडर है वो कनेक्शन हो रहा है किसके साथ, वो कनेक्शन हो रहा है कोलोन के साथ। तो कोलोन में क्या रहता है कि वहां पर रहता है फीकल मटेरियल। जो फीकल मटेरियल है वो कहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा, वो आना स्टार्ट हो जाएगा ब्लैडर के अंदर। वो भी एक एक्यूमुलेट होगा, जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो वो जो स्टूल कलेक्ट हो रहा है वो यूरिन में मिक्स होके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा। तो उसमें से जो स्मेल आने वाली है उसको बोलते हैं स्टूल लाइक स्मेल ड्यूरिंग द यूरिनेशन। तो एक सिम्टम्स ये बनने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले दूसरा सिम्टम्स। तो stool passes through the urethra। ठीक है साथियों, तो पेशेंट का कुछ जो स्टूल का कुछ अमाउंट है वो कहां से निकलेगा, यूरेथ्रा के थ्रू, थ्रू द यूरेथ्रा। अगर हम इसके तीसरे सिम्टम्स की बात करें, जब स्टूल पास हो रहा है तो वहां से स्मेल भी आने वाली है। तो इसमें हम लिख सकते हैं यूरिन दैट लाइक स्टूल स्मेल। ठीक है साथियों, तो यूरिन के अंदर जो स्मेल आने वाली है वो कैसे आने वाली है, स्टूल की, स्टूल जैसी स्मेल आने वाली है। तो एक सिम्टम्स हमारा ये हो गया। दूसरा हम अगर इसमें बात करें चौथे की, 4 नंबर की, अगर इन्फेक्शन ज्यादा हो रखा है तो वहां से क्या आ सकती है, पस फॉर्मेशन हो सकता है। तो हम से लिख सकते हैं इसमें पाईयूरिया। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें कि ब्लड ब्लड के जो यूरिन है वहां से क्या आ रहा है, ब्लड आने वाला है, या ब्लड आ रहा है, कोई वहां पे लीजन फॉर्म हो गया है, या कंटिन्यू जो लेयर है वो डैमेज हो रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो उसको हम लिख सकते हैं हिमेचूरिया। क्योंकि ब्लड आने वाला है तो इसका के लिए हम टर्म कौन सा यूज करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हिमेचूरिया। अगर हम नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें इसके, तो होने वाला है ब्लैडर इन्फेक्शन। तो उसका नेक्स्ट सिम्टम कौन सा होगा साथियों, ब्लैडर इन्फेक्शन। ब्लैडर इन्फेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम्स की। होने वाला है डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसयूरिया। ठीक है साथियों, क्योंकि क्या हो सकता है कि वहां पे कुछ फीकल मटेरियल या कुछ हमारा क्या है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं अगर वो कलेक्ट हो गए हमारे ब्लैडर के अंदर, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पे उसकी जो ग्रेविटी है, वो जो वहाँ की जो सॉलिडिटी है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पासेज ऑफ द गैस थ्रू यूरेथ्रा। मैंने आपको पहले डिस्कशन में बताया है कि अगर पेशेंट को जो कनेक्शन हो रखा है, या पेशेंट के अगर एबनॉर्मल कनेक्शन जो हुआ है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन जो हुआ है पेशेंट के ब्लैडर का कोलोन के साथ, इंटेस्टाइन के साथ, या किसी रेक्टम के साथ, या फिर
जो हमारा जो अपेंडिक्स होता है उसके साथ हुआ है, तो वहाँ के सिम्टम्स भी हम पेशेंट को देखने के अंदर मिल सकते हैं, कुछ एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिल सकती है। तो वैसे हम बात करने वाले हैं, अगर पेशेंट गैस पास करेगा तो पेशेंट को ये फील होने वाला है। और वो गैस कहाँ से पास करेगा दोस्तों? वो पास करेगा यूरेथ्रा के थ्रू। तो इसके हुए कुछ सिम्टम्स है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी हम जांच किस तरीके से कर सकते हैं, इनको हम पहचान कैसे सकते हैं। अगर पेशेंट को एक कंडीशन हुई है उसको तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि पेशेंट के अंदर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को, कभी कभी क्या है फीवर भी देखने को मिल सकता है, तो हम इसमें एक और सिम्टम्स लिख सकते हैं, फीवर भी देखने को मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स हो गए। अब हम करते हैं जांच। जांच किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें पेशेंट से पूछना है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री आप किससे रिलेटेड पूछ सकते हैं कि पेशेंट को क्या है कि ये कंडीशन जो है ये कितने टाइम से है और कब से है। ऐसा तो नहीं है कि बर्थ के टाइम से है, जन्म के समय से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कोई एडल्ट पेशेंट में हो या ओल्डर एडल्ट पेशेंट में हो सकता है कि ये कंडीशन हमें बच्चों में भी देखने को मिल जाए। तो समय रहता है इसका हमें क्या करना है, जल्दी से इलाज करवा लेना चाहिए, जिसको हम क्या है कि इसमें मल्टीपल स्टेज की या सिंगल स्टेज की हम सर्जरी इसमें करवा सकते हैं। तो दूसरा इसमें हम बात करते हैं कुछ पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो यूरिन पास कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। कहीं पेशेंट का क्या है कि जो यूरेथ्रा है उसके थ्रू स्टूल तो नहीं आ रहा है, कोई एनी एबनॉर्मलिटी हमें देखने को तो नहीं मिल रही है। स्किन लीजन पे हम देख सकते हैं, स्किन लीजन हम देख सकते हैं कि ये रैशिश वगैरह तो नहीं हो रखे हैं, फीवर पेशेंट को नहीं है, उसके हम वेटल साइंस पेशेंट के चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पेशेंट की नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम क्या करने वाले हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो सबसे पहले हमने बताया है पेशेंट का हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन। ठीक है साथियों, फिर हम बात करेंगे इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन की। नेक्स्ट इसमें हम बात करने वाले हैं पेशेंट के सिस्टोग्राम की। ठीक है साथियों, सिस्टोग्राम क्या कर रहे हैं, टू विजुलाइज द ब्लेडर। सिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, इसमें हम विजुअलाइजेशन किसका करते हैं, ब्लैडर का। ब्लैडर के अंदर हम देखते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी देखने को तो नहीं मिल रही है, या एबनॉर्मल कनेक्शन हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, या वहां पर क्या है कि किसी चीज का जो एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हुआ है जैसे फूड का, या फिर हम बोल सकते हैं वहां पे स्टूल कलेक्ट हुआ है या फिकल मटेरियल कलेक्ट हुआ है, तो क्यों हो रखा है वहां पे, जो जो ओपनिंग हुई है, एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है, उसका साइज कितना हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके लिए हम करते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई। ये दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इसका जो हम ये डायग्नोस करने वाले हैं सीटी स्कैन और एमआरआई की हेल्प से, तो इसके हेल्प हम करते हैं, किसकी हेल्प से करते हैं हम, ये डाई की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट। ठीक है साथियों, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमें पेशेंट के यूरेथ्रा के थ्रू हमें क्या इंसर्ट करना है, डाई या कॉन्ट्रास्ट यूज करना है, जिसके बाद हमें क्या करना है, सीटी स्कैन आप करवा सकते हैं और एमआरआई आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो उसमें लास्ट होने वाला है उसमें आप करवा सकते हैं पेल्विक एक्सरे, जो कंफर्मेटरी डायग्नोस है। ये क्या है, इसका कंफर्मेटरी डायग्नोस है। इसमें भी हम क्या करते हैं, डाई या फिर कॉन्ट्रास्ट का यूज करते हैं। वो एक करवा सकते हैं आप इसका यूरिन एनालिसिस। ठीक है साथियों, इसमें आप यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं, यूरिन का कलर चेक कर सकते हैं, यूरिन की जो उसकी थिकनेस है वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं, यूरिन का मटेरियल कैसा है, यूरिन के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है। तो उसकी हम क्या करते हैं, प्रॉपर एक स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की हम। मैनेजमेंट इसका क्या होना चाहिए
और हम इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ब्लैडर एंड अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, या हम बोल सकते हैं अदर कनेक्शन, जो कनेक्शन होता है वो हमारी स्किन के साथ भी हो सकता है। तो इसमें मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले जो मेडिकल मैनेजमेंट होने वाला है वो होने वाला है सिम्टोमेटिक। ठीक है साथियों, अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो रहा है तो आप क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। दूसरा, पेशेंट को फीवर आ रहा है तो आप एंटीपायरेटिक दे सकते हैं। ठीक है। तीसरा, इसमें आप दे सकते हैं अगर पेशेंट को क्या है कि यूरिन प्रॉब्लम हो रही है, या यूरिन का जो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम हो गई है, तो इस कंडीशन में आप क्या दे सकते हैं, पेशेंट को डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं, डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं। पर आपको सबसे पहले यही जानना है कि पेशेंट का यूरिन पास हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो एक कंडीशन, हमें डायूरेटिक देने से पहले आपको और जांचें भी करवानी पड़ेंगी, वरना पेशेंट किस में जा सकता है, पेशेंट हाइपोवेंटिलेशन में भी, हाइपो टेंशन में भी जा सकता है। ठीक है साथियों। दूसरा हम बात करते हैं इसके सर्जिकल मैनेजमेंट की, जो क्या होने वाला है इसके लिए कंफर्मेटरी मैनेजमेंट होने वाला है, जो बिल्कुल स्टेबल मैनेजमेंट होने वाला है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। क्योंकि इस कंडीशन को, जो ब्लैडर फिस्टुला है, इसके अंदर सर्जिकल प्रोसीजर ही एक ऐसा मैनेजमेंट है जिससे हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होने वाला है। जिसका सर्जिकल मैनेजमेंट है दोस्तों, सबसे पहले जो हम उसके लिए सर्जरी प्रेफरेंस करते हैं, जो एक प्रोसीजर होता है सर्जिकल प्रोसीजर, उसका नाम है यॉर्क मैसन प्रोसीजर। क्योंकि ये ऐसा प्रोसीजर है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, एक नंबर क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो हमारे अभी सेमेस्टर की जो क्लासेस हो रही हैं, जो हमारा सेमेस्टर वाइज बीएससी पैटर्न चल रहा है, उसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि यॉर्क मैसन प्रोसीजर कौन सी कंडीशन के लिए किया जाता है, या कौन सी कंडीशन का बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो उसका नाम है यॉर्क मैसन। आइए समझते हैं यॉर्क मैसन। अब इसके अंदर क्या होता है साथियों, इसके अंदर होता है जो ब्लैडर का अफेक्टेड पार्ट है। ठीक है साथियों। और क्या है कि जिस ऑर्गन का, जो अदर ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, और उसका भी क्या है कि जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, कट लगा करके क्या करते हैं, उसको अफेक्टेड पार्ट को कट आउट करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब बात आती है कि इसमें इंसिजन कहाँ पर लगाना है, सर्जरी करते कैसे हैं। तो इसमें सर्जरी दोस्तों इंसिजन लगाते हैं इसमें जो इंसिजन लगाते हैं लोअर एब्डोमिनल में लगाते हैं। ठीक है साथियों। कहाँ लगाते हैं, इसमें लोअर एब्डोमिनल में। अब लोअर एब्डोमिनल में एक इंसिजन लगाते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ब्लैडर का जो अफेक्टेड पार्ट है, जितना ही पार्ट उसका अफेक्ट हुआ है, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। समझ आया। तीसरा इसमें बात करते हैं हम कि जिस पार्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिस ऑर्गन के साथ जो ब्लैडर कनेक्ट हुआ है एबनॉर्मल तरीके से, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन या एबनॉर्मल कनेक्शन हुआ है, उस पार्ट का भी क्या करते हैं हम इसमें इंसिजन लगा करके कट करते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बार बार जो अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव नहीं किया तो वहां से क्या होता है, वहां पे इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन होने की वजह से वहां पर सेप्टिक शॉक लग सकता है। समझ आया साथियों। इसमें हम क्या करते हैं, अफेक्टेड पार्ट को रिमूव करते हैं, और इंसिजन कहाँ पे लगाते हैं हम, इसमें लोअर एब्डोमिनल। मेन जो चीज है
यॉर्क मैसन प्रोसीजर के अंदर, वो है इंसिजन। और इंसिजन हम कहाँ पे लगाते हैं? इसमें लोअर एब्डोमिनल में लगाते हैं। ठीक है साथियों। दूसरा इसके अंदर आता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर? इसमें जो यूरिन का पाथवे है उसको हम क्या करते हैं? डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं टू डाइवर्ट द यूरिन। ठीक है साथियों। इसमें हम क्या करते हैं, जो यूरिन का पाथवे या यूरिन का जो रूट है उसको हम क्या करते हैं? डाइवर्ट। और डाइवर्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं? इसमें हम डाइवर्ट करते हैं कैथेटराइजेशन के थ्रू। पेशेंट के ब्लैडर के सीतु के अंदर हमें क्या करना है? कैथेटराइजेशन करना है। और कैथेटराइजेशन कितने दिन के लिए करना है? 7 से 10 दिन के लिए करना है। और ये कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं? अगर फिस्टुला, जो फिस्टुला है उसका साइज अगर 1 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है साथियों। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं? अगर फिस्टुला का साइज क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उसमें ब्लैडर के अंदर, ब्लैडर के सीतु के अंदर हम कैथेटराइजेशन करेंगे, कैथेटर डालेंगे 7 से 10 दिन के अंदर, सॉरी 7 से 10 दिन के लिए। ठीक है साथियों। इसमें हम क्या कर रहे हैं? 4 7 to 8 डेज इसमें हम कैथेटराइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? यूरिन का जो पाथवे है वो डाइवर्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा, उसको कुछ हम सप्लीमेंट, एंटीबायोटिक सप्लीमेंट दे करके या कुछ ऐसे सप्लीमेंट दे करके कि जिससे क्या है कि जो वहाँ पर एब्नॉर्मल कनेक्शन हुआ है, जो होल हुआ है, जिसकी वजह से क्या है कि जो यूरिन हमारा जा रहा है दूसरे ऑर्गन्स की साइड में या दूसरे पार्ट्स की साइड में, वो वहां से न जा करके कहाँ से निकल जाए? हमारे कैथेटर से निकल जाए। ठीक है। अब कैथेटर से निकल जाएगा तो हम ये क्या करेंगे? 7 से 8 दिन के बाद तो ये ट्रीटमेंट जो है, ये जो फिस्टुला है, ये धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाएगा? हील अप हो जाएगा। ठीक है। अपने आप ही क्या हो जाएगा? हील अप हो जाएगा। और हील अप कौन सी कंडीशन में नहीं होगा? जब ब्लैडर क्या आके कंटिन्यू आके वहां पर जो एक्यूमुलेट होगा किसका? यूरिन का। जब यूरिन कंटिन्यू वहां पर आके एक्यूमुलेट होता रहेगा, ब्लडर फिल हो जाएगा, तो वहां पे उसको हीलिंग प्रोसेस में क्या होगी? हेल्प नहीं मिलेगी। अब जब क्या होगा? जब कंटिन्यू हम सीतू के अंदर अपना एक कैथेटर डाल के रखेंगे, कैथेटर कंटिन्यू जो यूरिन है आने वाला है वो किस थ्रू निकलेगा? वो निकलेगा कैथेटर ट्यूब के थ्रू। और जब वहां पे कैथेटर ट्यूब के थ्रू निकलेगा तो इसको हीलिंग प्रोसेस में टाइम मिल जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं? 7 से 10 दिन के लिए हम क्या करते हैं? कैथेटराइजेशन करके रखते हैं पेशेंट के अंदर। दूसरा इसका जो ट्रीटमेंट होने वाला है साथियों, वो होता है फोलिक कैथेटर। अब इसमें क्या कर रहे हैं? हम कैथेटराइजेशन करके रखते हैं। ठीक है। ये कैथेटराइजेशन होने वाला है 10 से 15 दिन के लिए। ठीक है। बट इसमें हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है कि जो पेशेंट का जो कैथेटराइजेशन आपने किया है वो प्रॉपर तरीके से पेशेंट का जो आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसमें हम ध्यान रखते हैं कि अगर कैथेटराइजेशन लगाएं कि यूरेथ्रा का लीकेज ना हो रहा हो, तो इसमें हम दूसरा यूरिन का लीकेज चेक करते हैं। तीसरा हम इसमें चेक करते हैं कि जो पेशेंट को क्या है कि किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो रहा हो। चौथा इसमें हम चेक करते हैं कि जो आपने कैथेटर लगाया है पेशेंट को वो ब्लॉक ना हो। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं? ब्लॉकेज चेक करते हैं। ठीक है साथियों। तो उसके अंदर हम ये कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हैं जो हम करते हैं कंटिन्यू, जिससे पेशेंट का क्या है कि जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट ट्रीटमेंट उसको मिल सके। जो उसका कंफर्मेटरी मैनेजमेंट है वो सर्जिकल मैनेजमेंट है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जो एक और इसमें मैनेजमेंट होने वाला है वो होती है, इसमें क्या कहते हैं?
मल्टीपल स्टेज में हम क्या करते हैं, सर्जरी करते हैं। ठीक है साथियों, अभी देखते हैं इसको हम कौन सी सर्जरी होती है। एक होता है सिंगल, दूसरा होता है इसमें मल्टीपल स्टेज। अगर सिंगल हम किस में करते हैं, बहुत क्या है कि अगर पेशेंट को कंडीशन ये क्या है कि जो ब्लैडर फिस्टुला बना है, ये क्या है कि इसका स्मॉल पार्टिकल्स क्या है कि जो स्मॉल पार्ट्स है वो किसी ऑर्गन के साथ जुड़ा है, तो उसको हम क्या करते हैं कि स्मॉल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कर देते हैं। क्या है कि हमें जो पार्ट है उसको कट करके इनास्मोसिस कर देते हैं, बाद में उसकी क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करके उसको क्लियर कर देते हैं। बाद में अगर हम मल्टीपल मल्टीपल स्टेज का मतलब है कि अगर पेशेंट को ब्लैडर कैंसर से रिलेटेड या क्या है कि कोलोन से रिलेटेड कोई कैंसर की प्रॉब्लम है, समझ आया, ब्लैडर से रिलेटेड या कोलोन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है किसकी, कैंसर की, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उसमें हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अफेक्टेड पार्ट को कट करते जाते हैं। ये नहीं कि आपने कंटिन्यू पूरा ब्लैडर ही निकाल के रख दिया या फिर अपने कोलोन का जो पार्ट है वो कंप्लीटली पूरा निकाल के रख दिया, तो उसमें पेशेंट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें धीरे धीरे क्या करते हैं, एक स्टेज के बाद एक स्टेज के बाद हम क्या करते हैं, इसमें सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, अफेक्टेड पार्ट को रिमूव करते निकल जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्टेज सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है साथियों, अगर हम बात करें इसके नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सिंग स्टाफ के लिए या नर्सिंग ऑफिसर के लिए, जो हमें ध्यान में रखना होता है कि आपसे अगर एनक्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें सबसे पहले आपके लिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट नर्सिंग मैनेजमेंट क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले मैनेजमेंट होने वाला है दोस्तों, नर्सिंग मैनेजमेंट, तो उसके लिए सबसे पहले होना चाहिए ड्रेनिंग, दूसरा इसमें होता है ड्राई, और तीसरा होता है इसमें ड्रिंकिंग। तो ड्रेनिंग का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, जो पेशेंट का ब्लैडर के अंदर यूरिन कलेक्ट हो रहा है उसको ड्रेन आउट करना है। अब ड्रेन आउट किस तरीके से करते हैं, कैथेटराइजेशन की वजह। ठीक है साथियों, कैथेटराइजेशन की वजह से। अब जब आपने कैथेटराइजेशन किया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो आपने कैथेटर लगाया है वो कहीं से क्या है कि पेशेंट फॉल आउट ना करे, उसको निकाल लेना, अच्छे से पेटेंट हो। साथ में क्या है कि जो पेशेंट को आपको कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है कि जो यूरेथ्रा है वहां से जो यूरिन है वो लीक ना हो। तीसरा इसमें आपको देखना है कि पेशेंट का जो आउटपुट है वो इमीडिएटली और एवरी आवर आपको क्या करना है, मॉनिटर करना है। ठीक है, जब आपने कैथेटराइजेशन किया है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि पेशेंट का जो कैथेटर है वो अच्छे से लगा हुआ हो, पेटेंट हो। दूसरा क्या है कि जो यूरेथ्रा है वहां से यूरिन लीक ना हो। तीसरा इसमें देखते हैं हम आउटपुट, कि आपने पेशेंट का जो आउटपुट है वो कितना मॉनिटर किया है, कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन में रखना है। साथ में क्या करना है, जो आउटपुट हमें चेक करना है वो चेक करना है एवरी आवर, मतलब हर घंटे आपको क्या करना है, आउटपुट स्ट्रिक्टली चेक करना होता है। दूसरा इसमें हम बात करते हैं ड्राई की, कि अगर जब पेशेंट को क्या है कि फीमेल पेशेंट के लिए, वैसे तो ये फीमेल पेशेंट के लिए, अगर पेशेंट को वेसिको वेजाइनल फिस्टुला है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट की आपने सर्जरी कराई है, पेशेंट ने सर्जरी करके पोस्ट ऑप पेशेंट होके आ गया है, तो उसमें क्या करना है, जो पेशेंट की पैकिंग हुई है, वेजाइनल पैकिंग हुई है, उसको 2 दिन के बाद निकाल देना है। समझ आया, इसमें क्या करना है, रिमूव द पैकिंग आफ्टर 2 days। ठीक है,
जो वेजाइनल पैकिंग है वो 2 दिन के बाद निकाल देनी है, क्योंकि उससे क्या होगा, जितना भी लिक्विड या जितना भी ड्रेन आ रहा होगा वो कंटिन्यू क्या करेगा, वो पेनिट्रेट करेगा वेजाइना को, जहाँ पर क्या हो सकते हैं, जो वेजाइनल फ्लोरा होते हैं वो इरिटेट हो सकते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन होने के, सीवियर यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या करना है हमको, जो पैकिंग है उसको हटा देना है और कंटिन्यू क्या करना है, जो वल्वा होता है उसको हमें वॉश आउट करना होता है। ठीक है, आप इनकरेज करेंगे पेशेंट को प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के लिए कि पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, फ्लूइड इनटेक करना है, 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक करना है या लिक्विड इनटेक करना है, जिससे क्या है कि जो पेशेंट का जो ब्लैडर है वो अच्छे से वॉश आउट हो जाए। ठीक है साथियों, तो ये क्या आते हैं इसके ड्रेन, ड्राई और ड्रिंकिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, D3। साथ में इसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, मोबिलाइजेशन, पेशेंट को आपको फिजिकल एक्टिविटी कराना है, और दूसरा है इसमें लास्ट जो है वो है पेरिनियल केयर। ठीक है, नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पेशेंट को इनकरेज करे, एजुकेट करे कि जो उसका पेरिनियल एरिया है, जो पेरिनियम जो एरिया होता है उसकी कंटिन्यू क्या करे, वो अच्छे से साफ सफाई रखे, उसको वॉश आउट करे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाए। दूसरा क्या है कि वहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो भी लोशन दिए जाते हैं उसको अच्छे से अप्लाई करे, और वहाँ पर क्या है कि कोई भी किस तरीके की क्या है कि जो पैकिंग है वो ना रखे। ठीक है साथियों, तो ये कुछ इसका नर्सिंग मैनेजमेंट था। इससे पहले हमने कुछ सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ा, उससे कुछ पहले हमने मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा, जिसके अंदर हमने कुछ एंटीबायोटिक्स, अगर पेशेंट को आ रहे हैं इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक देना है। अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो उसके लिए हम क्या देना है, उसको एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एबनॉर्मल कनेक्शन और एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन ब्लैडर एंड अदर ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तीसरा हमने इसमें पढ़े थे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके हमने टाइप्स पढ़े थे, वेसिको वेजाइनल, दूसरा हमने पढ़ा था कोलो वेसिकल्स, दूसरा हमने रेक्टो वेसिकल्स, इस तरह के हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि पेशेंट क्या करता है, यूरिन जो होता है वो जहाँ से कनेक्शन होता है उस ऑर्गन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, लीक होना स्टार्ट हो जाता है। अगर रेक्टो वेसिकल्स है तो रेक्टम से स्टार्ट हो जाएगा यूरिन निकलना। दूसरा क्या है कि जो उसमें ब्लैडर के अंदर क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं या जो कुछ फिकल मटेरियल होता है, जो स्टूल होता है, वो आके कहाँ के एक्यूमुलेट होने लग जाता है, वो ब्लैडर के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद हमने बात करी थी इसके क्या है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हमने पढ़ा कि इसमें सिस्टोग्राम कर सकते हैं, इसमें हम पेल्विक एक्सरे कर सकते हैं, पेल्विक एक्सरे के साथ साथ हम सीटी स्कैन, एमआरआई कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, और दूसरा हमने यूरिन एनालिसिस। सीटी स्कैन, एमआरआई और उसके साथ साथ हमने क्या करा था, इसका जो हम पेल्विक एक्सरे कर रहे थे उसमें हमने किसके हाथ से करते हैं, उसमें पेशेंट को हम यूरेथ्रा के थ्रू डाई और कॉन्ट्रास्ट डाल करके हम उसमें उसकी प्रॉपर एक स्टडी कर सकते हैं। इसमें उसके बाद हमने मैनेजमेंट पढ़ा, मैनेजमेंट मैंने आपके सामने जस्ट अभी बताया। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।